हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने पौधों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि पौधों में जो है पोषण किस प्रकार से होता है। आपने पोषक तत्व पढ़ा, पोषण के प्रकार पढ़ा। इसके बाद का टॉपिक है पौधों में पोषण यानी कि पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पौधों में पोषण जो होता है तो पौधों में पोषण जो है एक ऑटोट्रॉफिक प्रक्रिया होती है, यानी कि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपको प्रकाश संश्लेषण यही पढ़ना है कि ये किस प्रकार से जो है अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि पौधों में पोषण एक ऑटोट्रॉफिक प्रक्रिया है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या होता है, तो आप देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस शब्द जो है, वर्ड जो है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक है आपका फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट अर्थात प्रकाश, और सिंथेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण से। यानी कि फोटोसिंथेसिस शब्द का मतलब है लाइट प्लस फोटो प्लस सिंथेसिस यानी कि लाइट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे प्रकाश का फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस शब्द का जो अर्थ है वो क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण किसका? भोजन का निर्माण। यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता? फोटोसिंथेसिस शब्द का अर्थ क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है हम लिख लेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। ठीक है, इसका मतलब है क्या है? शाब्दिक अर्थ इसका है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या है, इसकी परिभाषा जो है हम क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है क्लोरोफिल की सहायता से। उसके बाद है पौधों द्वारा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से H2O को अवशोषण कर भोजन के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधों द्वारा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल का अवशोषण कर भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है ये कैसी क्रिया होती है? तो ये जो है हम कह सकते हैं कि जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा यह एक जैव रासायनिक एवं उपचयी अभिक्रिया होती है। उपचयी और यानी कि एक होता है अपचय और एक होता है उपचय। हमने पहले इसको बताया हुआ है। अपचय में क्या होता है? अपचय में जो है बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं, और उपचय में क्या होता है? छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर के क्या करते हैं, यानी कि दो छोटे अणु मिलकर के क्या करते हैं? एक बड़े अणु कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? उपचयी अभिक्रिया यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और ये कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है एक जैव रासायनिक एवं उपचयी अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पदार्थ जो है मिल करके अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि आप इसका जो है जानते हैं फार्मूला, तो फार्मूला जो है हम यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला इनका क्या होता है? तो फार्मूला आप जानते हैं कि यहाँ पे CO2 प्लस H2O किसके प्रेजेंस में? लाइट एंड क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल किसका निर्माण होता है? यानी कि ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थ मिल करके किसका कार्बनिक पदार्थ जो है मिल करके किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज है या हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका H2O और जो है क्या बनेगा? ऑक्सीजन। तो ये अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो हमारा हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O, उसके बाद है C6H12O6, फिर आ जाएगा आपका 6H2O, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6O2। ठीक है, तो ये आपका जो है रिएक्शन होता है 6CO2 प्लस 12H2O। लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से किसका निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण। ठीक है, और इसमें कुछ मात्रा में जल भी बनते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये जो है क्या होता है कि इसमें अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं ये कैसे पदार्थ है? ये अकार्बनिक पदार्थ है और ये कैसा है? ये कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो इसमें अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। और क्या होता है कि इस अभिक्रिया में जो है सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस क्रिया में यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, तो आप जानते हैं पौधों में होती है। पौधों में कहाँ पर? तो पौधों में पत्तियों में। और पत्तियों में कहाँ पर? तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यह क्रिया जो है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। उसी हरित लवक में जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और क्या होता है कि इस क्रिया में जो है जल के अपघटन से, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। ये क्या है? ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ से होता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑक्सीजन ये जो आया है ये कहाँ से आया है, किसके अपघटन से ये ऑक्सीजन मुक्त हुई है। तो आपको याद रख लेना है ये वाला पॉइंट कि इस क्रिया में जल के अपघटन से यानी कि जल का, वाटर का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जल के अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये चीज आपको याद रख लेना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो वाटर है, H2O है, H2O का क्या होता है? अपघटन होता है, अर्थात इनका ऑक्सीकरण होता है। इनके अपघटन से या इनके ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से जो है क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन भी है, रिडॉक्स अभिक्रिया भी है। ठीक है, एक पॉइंट और ऐसे आप याद रख लीजिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, तो आप याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है ये लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लाल एवं नीले रंग में ये सबसे ज्यादा होता है, बैगनी एवं हरे रंग में जो है सबसे कम होता है। तो आप याद रख लेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किस कलर में? लाल एवं नीले रंग में जो है क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। लाल एवं नीले रंग में सबसे ज्यादा होती है, बैगनी एवं हरे रंग में कम होती है। ये आप याद रख लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है और बैगनी एवं हरे रंग में सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये था जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा।
अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, यानी कि ये जो ग्लूकोज का निर्माण है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है, ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। इसके बाद हम वो 2 चरण देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके 2 चरण। यहाँ तक आपको पूरा रिएक्शन नोट करना है। तो आगे आप लिख लेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है कितने चरणों में, 2 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, 2 चरणों में ये पूर्ण होती है। पहला जो है वो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। पहला है प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, और दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये 2 चरण होते हैं। 2 चरणों में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। दोनों आप नोट करेंगे, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी? प्रकाशिक अभिक्रिया की खोज जो है किसने की थी? हिल नामक वैज्ञानिक ने। इसकी खोज जो है, प्रकाशिक अभिक्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम हिल अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसकी खोज सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये जो है इसमें किसकी आवश्यकता होती है? इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें किसकी आवश्यकता होती है? इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये जो है ये कहाँ पर संपन्न होती है? तो ये जो है हरित लवक के ग्रेना भाग में, ये हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। ठीक है, ये कहाँ पे? हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसमें होता क्या है कि जब जो है इस क्रिया में क्या होता है कि हरित लवक जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है। लिख लेते हैं हम कि इस क्रिया में क्लोरोप्लास्ट, इस क्रिया में जो है हरित लवक लिखेंगे, इस क्रिया में हरित लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। और उत्तेजित हो जाता है और H2O को H2+O2 में, H2+O2 में तोड़ देता है या विघटित कर देता है। ठीक है, ये जो है इसमें होता क्या है कि इसमें हरित लवक जो है, इस क्रिया में हरित लवक जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित हो करके H2O को H2+O2 में तोड़ देता है। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये मुक्त हो जाती है, ये जो है मुक्त हो जाती है किसके थ्रू?
स्टोमेटा से ये जो है कहाँ पे, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं कि इस क्रिया में हरित लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाता है और H2O को H2+O2 में तोड़ देता है। ऑक्सीजन जो है, O2 जो है, ये स्टोमेटा के थ्रू या स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। और जो H2 है, H2 में क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। यहां हम आगे लिख लेंगे कि ऑक्सीजन जो है O2 स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और H2 जो बचता है, H2 में क्या होता है, H2 में अपचयन की क्रिया होती है। H2 में क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित, क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम NADP उपस्थित होता है जो H2 के साथ जुड़कर NADPH2 का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम है जिसका नाम है NADP, ये उपस्थित होता है। ये H2 के साथ में जुड़ करके क्या बना लेता है, NADPH2। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसी के साथ जो है NADPH2 बना लेता है और इसी के साथ में जो है जो वाटर आए हुए हैं, वाटर के साथ में जो खनिज पदार्थ आए होते हैं, खनिज पदार्थ में कुछ जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट उपस्थित होते हैं। उस जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ जो है एक और एंजाइम उसी में क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं ADP। वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिल करके किसका निर्माण कर लेता है, ATP का निर्माण कर लेता है। तो इसी में आगे हम लिख लेंगे का निर्माण करता है। इसके साथ ही वाटर के साथ या जल के साथ आए हुए खनिज पदार्थों में उपस्थित इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी कि अकार्बनिक फास्फेट, इसके साथ ही साथ वाटर के साथ आए हुए खनिज पदार्थों में उपस्थित अकार्बनिक फास्फेट, जिसको हम IUP से डिनोट करते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित दूसरे एंजाइम ADP के साथ मिलकर ATP का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे कि जो है आपने देखा कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसकी खोज किसने की है, हिल नामक वैज्ञानिक ने की है। ठीक है, हिल नामक वैज्ञानिक ने की है, इस वजह से इसे हिल अपक्रिया भी कहते हैं। इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में, ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इस क्रिया में होता क्या है कि इस क्रिया में हरित लवक जो होते हैं, हरित लवक प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित हो करके H2O जो है जल के अणुओं को H2+O2 में क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो मुक्त हो जाता है स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में और जो H2 बचता है, H2 में अपचयन की क्रिया होती है।
कैसे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसका नाम है NADP। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनेमाइड डाइएडिनोफॉस्फेट। निकोटिनेमाइड डाइएडिन फास्फेट उपस्थित होता है जो H2 के साथ जुड़ करके NADPH2 का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसी के साथ साथ ही वाटर जो है, वाटर के साथ में आए हुए खनिज पदार्थों में उपस्थित अकार्बनिक फास्फेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित दूसरे एंजाइम ADP के साथ में मिल करके किसका निर्माण कर लेता है, ATP का निर्माण कर लेता है। यानी कि यहाँ पे ADP प्लस IP ये मिल करके क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फास्फेट बनाते हैं। ठीक है, ये था एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। यहाँ पे NADP जो है इसका फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाई फास्फेट, निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाई फास्फेट। तो यहाँ पे आपने देखा, ये इसको आप नोट करेंगे फिर आगे लिखेंगे हम। तो इसमें आपने देखा प्रकाशिक अभिक्रिया में कि दो यौगिक बने, एक क्या बना NADP प्लस H2, ये मिल करके क्या बना है NADPH2, और दूसरा जो है ADP प्लस IP मिल करके क्या बने हैं, ATP। तो यहाँ पे दो जो है किसका निर्माण हुआ, यौगिक का निर्माण हुआ। और दोनों यौगिक में आप देख रहे हैं इसमें भी P है और इसमें भी P है, यानी कि दोनों यौगिक में क्या उपस्थित है, फास्फेट उपस्थित है। तो इसलिए इसे हम जो है कहेंगे फास्फेट युक्त यौगिक। और ये फास्फेट युक्त यौगिक जो है इसका निर्माण किसमें हुआ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को, यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोफास्फोरिलेशन, यानी कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो आगे हम लिख लेंगे इसी के आगे कि इस अभिक्रिया में दो फास्फेट युक्त यौगिक का निर्माण होता है, या इस तरीके से इस अभिक्रिया में दो फास्फेट युक्त यौगिक का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को प्रकाश फास्फोरिलीकरण, यानी कि फोटोफास्फोरिलेशन। ठीक है, तो ये था जो है आपका प्रकाशिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं दो जो है किसका निर्माण हो रहा है, फास्फेट युक्त यौगिक का निर्माण हो रहा है। और ये फास्फेट युक्त यौगिक किसके, प्रकाश की उपस्थिति में बन रहे हैं, इसलिए इसे हम यानी कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं, फोटोफास्फोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था जो है प्रकाशिक अभिक्रिया। आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार फिर से, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें हरित लवक जो है प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होकर के H2O यानी कि जल के अणुओं को H2+O2 में अपघटित कर देते हैं या विघटित कर देते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन जो है ये स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, और जो H2 बचता है, H2 में अपचयन की क्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम जिसका नाम है NADPH यानी कि NADP निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट उपस्थित होता है, जो क्या करता है, H2 से जुड़ करके NADPH2 का निर्माण करता है। और इसके साथ ही साथ जो है वाटर के साथ में जो और खनिज पदार्थ आए हुए होते हैं पौधों में, उस वाटर के साथ जो खनिज पदार्थ आए हैं उस खनिज पदार्थ में कुछ इनऑर्गेनिक फास्फेट उपस्थित होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में एक और एंजाइम उपस्थित होता है जिसका नाम होता है ADP। ADP क्या करता है, उस वाटर के साथ आए हुए खनिज पदार्थों में उपस्थित इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर के किसका निर्माण करता है, ATP का निर्माण करता है। इस प्रकार से दो यौगिक बनते हैं। दोनों यौगिक कैसे होते हैं, फास्फेट युक्त होते हैं, और दोनों
प्रकाश के उपस्थिति में दोनों का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम एक और नाम से जानते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण या फोटो फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये था जो है फोटोसिंथेसिस का जो पहला चरण, यानी कि कौन सा, प्रकाशिक अभिक्रिया। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो क्या है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। तो इसकी खोज जो है वो किसने की थी, केल्विन तथा बेंसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसकी खोज जो है केल्विन तथा बेंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसे जो है हम क्या कहते हैं, अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इसे हम अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये जो है, यह अभिक्रिया एक चक्र के रूप में चलती है। ठीक है, यह अभिक्रिया एक चक्र के रूप में चलती है, इसलिए इसे जो है हम क्या कहते हैं, केल्विन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, केल्विन ने इसकी खोज की और ये चक्र के रूप में चलती है, इसलिए इसे हम केल्विन चक्र भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में इसमें जो है CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। इसमें जो है CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। और इसके अपचयन से जो है किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और ये जो है ये कहाँ पे होती है, तो ये हरित लवक के स्ट्रोमा, ये हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है और इसमें CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, जिससे जो है किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो है चक्र के रूप में चलता है। तो इसमें जो है क्या होता है, इस अभिक्रिया में पहला उत्पाद जो बनता है, इस अभिक्रिया में पहला उत्पाद 3 कार्बन युक्त यौगिक होता है। इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में जैसा कि हमने बताया कि अभिक्रिया जो है एक चक्र के रूप में चलती है। तो जब ये चक्र के रूप में चलती है तो इसमें जो पहला उत्पाद बनता है, जो पहला प्रोडक्ट बनता है, वो कैसा होता है, 3 कार्बन युक्त यौगिक होता है। इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हमने बताया कि CO2 के अपचयन की क्रिया होती है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब देखिए और आगे क्या होता है, इसमें जैसा कि आपने देखा कि प्रकाशिक अभिक्रिया में इसमें क्या होता है, हम आगे लिख लेंगे कि इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया में बने NADPH2 एंड ATP। प्रकाशिक अभिक्रिया में आपने देखा कि क्या बने हैं, NADPH2 और ATP बने हैं। तो इनसे जो है
क्या होता है कि इस अभिक्रिया में, प्रकाशिक अभिक्रिया में बने NADPH2 प्लस ATP से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, या इस तरीके से हम लिखेंगे, उल्टा हो गया थोड़ा, इसमें आप इस तरीके से लिख लेंगे कि इस अभिक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाशिक अभिक्रिया में बने NADPH2 एंड ATP के साथ अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, इसमें जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता क्या है कि इस चक्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया में NADPH2 और ATP बने हुए हैं उनके साथ में अपचयित होकर के किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो हो रहा है, यानी कि ये जो CO2 के अपचयन की प्रक्रिया जो हो रही है, इस क्रिया के लिए जो है एक एंजाइम जिम्मेदार होता है जिसे हम कहते हैं RUBP। तो यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की क्रिया को शुरू करने वाला एंजाइम RUBP रेबुलोज डाई या रेबुलोज बाईफास्फेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की अभिक्रिया को शुरू करने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, RUBP यानी कि रेबुलोज बाईफास्फेट, या DP भी कह सकते हैं, रेबुलोज डाईफास्फेट होता है। ठीक है, तो ये था जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि इसमें जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की अभिक्रिया होती है जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाशिक अभिक्रिया में बने NADPH2 और ATP के साथ में अपचयित होकर के क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और ये जो CO2 के अपचयन की क्रिया है इसको शुरू करने वाला एंजाइम क्या होता है, RUBP, यानी कि हम कह सकते हैं कि RUBP जो है ये CO2 को अपचयित करके किसका निर्माण करवाता है, अपचयित करके जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके जटिल कार्बनिक पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया बहुत ज्यादा डिटेल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में बस यही इतना है। ठीक है, ये C3 साइकिल जो है ये प्रोसेस पूरा दिखाना होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। इंटर में आप जाएंगे तब पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। आप याद रख लीजिए कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, 2 फास्फेट युक्त यौगिक का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है कि वही जो फास्फेट युक्त यौगिक का निर्माण हुआ रहता है उसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर के क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।